नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम लोग देखेंगे 18 जून 2018 के द्वितीय पाली के पार्ट सेकेंड को। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, जरूर से जाकर देख ले। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है सद्भावना शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो आपको बताना है इसमें कि सद्भावना शब्द में कौन सा समास है। अगर हम बात करें सद्भावना की कि सद्भावना का अर्थ क्या होता है, तो सद्भावना का अर्थ होता है सही है जो भावना। क्या होता है इसका अर्थ? सही है जो भावना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास में इसका पहला पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अगर बात करें तत्पुरुष समास की तो इसमें क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी कि विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। अगर हम बात करें कर्मधारय समास की तो कर्मधारय समास का क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसका प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। जब हम सद्भावना का क्या करते हैं, अर्थ निकालते हैं, तो क्या होता है? सही है जो भावना, यानी कि प्रथम पद इसका क्या है? विशेषण है और दूसरा पद क्या है? विशेष्य है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। अगर द्विगु समास की बात करें तो इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्या वाचक होता है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है यमक, अनुप्रास, उपमा या फिर रूपक। आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि म की आवृत्ति बार बार हो रहा है। ठीक है, मुदित में भी म आ रहा है, मनोहर में भी और मानस में भी। ठीक है, तो जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। अगर बात करें यमक अलंकार की तो यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार होता है और दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाएं। एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना, और दूसरे का अर्थ क्या होता है? धतूरा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखते हैं अगला प्रश्न। वीर रस का स्थायी भाव होता है रति, शोक, यहाँ पर कर नहीं रहेगा दोस्तों, शोक, क्रोध या फिर उत्साह। ठीक है, तो जो प्रथम पाली में आपका पेपर हुआ था सेम प्रश्न यही पूछा गया था, वही देखिए सेकेंड पाली में रिपीट हुआ है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अगर रति की बात करें तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। शोक किसका होता है? तो शोक आपका करुण रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध यह रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। एक और बहुत ही ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो वह श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जथा थिर नाही। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवया है, दोहा है, चौपाई है या फिर सोरठा है। अगर हम बात करें सवया की, सवया क्या होता है? तो सवया एक समवार्णिक छंद होता है और जो किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, दोहा की बात करें तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है? 11-11 मात्रा होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में क्या होता है? 16 मात्रा होता है। और सोरठा क्या होता है? यह दोहा का अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है? 11 और 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए मात्राएं गिन लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पर दामिनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु मात्रा हो जाएगा। म पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक मात्रा। न पे छोटी की मात्रा एक मात्रा। जहाँ पर बड़ी हुई होता है वहाँ पर गुरु यानी कि दो मात्राएं, जहाँ पर छोटी होती है वहाँ पर एक मात्रा। यहाँ पर द पे एक, म पे एक, क पे एक, आर पे एक और ही पे दो, ऐसे घ पे एक, न पे एक, मा पे दो, ही पे दो। ठीक है, इसे गिन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2, 2 4, 5, 6,
2 8 9 10 11 12 13 14 2 16। ठीक है दोस्तों, कितना आ रहा है 16 मात्रा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका चौपाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ए अब चला जाए, बी रवि आम चूसता है, सी मोहिनी पत्र लिखती है, या डी शीला से खाया नहीं जाता है। ठीक है, अगर कर्तृवाच्य पूछता तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि किसमें कर्ता की प्रधानता है। ऐसे ही कर्मवाच्य में क्या देखते हैं, किसमें कर्म की प्रधानता है। ऐसे ही जब आपसे भाववाच्य पूछ रहा है तो भाववाच्य में क्या देखेंगे, भाव की प्रधानता, अर्थात इसमें न कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है, बल्कि भाव की प्रधानता होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीला से खाया नहीं जाता। ठीक है, क्या हो जाएगा, शीला से क्या नहीं खाया जाता है, तो कुछ भी यहाँ पर वह भाव को उसका प्रकट कर रहा है कि शीला से खाया नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? यह विराम चिन्ह से आपका प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए 2 हुंडी है, यहाँ पर भी 2 हुंडी, तो यह किसका चिन्ह है, यह उद्धरण का चिन्ह है। पूर्ण विराम के चिन्ह में एक खड़ी पाई होता है, अल्प विराम में इस टाइप से होता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह में ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अव्यय कहते किसे हैं। ठीक है, जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर क्या किया जाए, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो वह को तो परिवर्तित किया जा सकता है, वह को वे लिखा जा सकता है, ऐसे काम को काज भी लिखा जा सकता है, कार्य भी लिखा जा सकता है, किंतु नहीं में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो जब भी आपके सामने गद्यांश है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके प्रश्नों को पढ़ लेंगे। एक बार प्रश्नों को पढ़ लेंगे फिर गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसका उत्तर ढूंढने में आसानी होता है। पहला प्रश्न है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की। तीसरा है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? फिर अगला प्रश्न है कि टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, क्या आया होगा? फिर है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब गद्यांश को। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। क्या उखड़ी हुई थी? रेल की पटरी। किसने देखा? बालक ने देखा। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी, घड़ी नहीं, यहाँ घड़ी देखी, अपने हाथ में जो घड़ी लगाई थी उसने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो उसका भयंकर परिणाम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकता है? उसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। आइए अब देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? ए उसे घड़ी अच्छी लगती थी,
रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था इसलिए उसने घड़ी देखी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफी को, शरारत को या फिर असावधानी को। यह बच्चे की सूझबूझ को क्या करता है? व्यक्त करता है, क्योंकि बच्चे को यह जानकारी थी कि अगर वह रेल के सामने आकर अपने कमीज को हिलाएगा तो ड्राइवर को दूर से ही दिख जाएगा कि कोई रेलगाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी या ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो इसका सही जवाब होगा कि उसे बच्चे की जिंदगी का सवाल था। क्या? बच्चे की जिंदगी का सवाल था, इसलिए ड्राइवर को क्या हो रहा था? गुस्सा आ रहा था। अगला प्रश्न है कि टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव या फिर निंदा का भाव। तो ड्राइवर के मन में क्या आया था? शाबाशी देने का भाव, कि बड़ा ही शेर दिल का बच्चा है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को देखकर उसने अपनी जान की परवाह नहीं की बल्कि सबका जान बचाना चाहा। फिर अगला प्रश्न है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? उसके त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या फिर परहित को? तो इसका सही जवाब है परहित को, क्योंकि वह दूसरों का हित करना चाहता था, इस गुण को प्रकट कर रहा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वशी के रचनाकार है, तो बड़े ही फेमस रचना है, प्रसिद्ध रचना है, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को जरूर से पता होगा। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा? तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। जयशंकर प्रसाद की एक फेमस रचना है कामायनी। ठीक है, कौन सी है? कामायनी। ऐसे ही महादेवी वर्मा जी की कौन सी है? वह है आपका यामा। और मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत। यह बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, गोदान किसकी रचना है? यह देखिए रिपीटेड प्रश्न है, प्रथम पाली में सेम प्रश्न पूछा गया था। यह किसकी रचना है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। कौन सा? गोदान। यह पूछ लिया जाए कि गोदान क्या है, कथा है, कहानी है या फिर उपन्यास है, तो यह उनका उपन्यास था। ठीक है, किसका? मुंशी प्रेमचंद्र जी का। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? दीपशिखा, नीरजा, यामा या फिर श्रृंखला की कड़ियां? तो यह चारों ही रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है, किंतु यामा पर उनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसको? महादेवी वर्मा जी को। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? भग्नदोत इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर या फिर कितनी नाव में कितनी बार? तो इनको किस पर मिला है? कितनी नाव में कितनी बार पर क्या मिला है? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय किसका क्या है? अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञेय। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञेय। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर बताना है आपको। ठीक है, तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। इसका उत्तर होगा कहीं ठौर ठिकाना न होना। क्या? कहीं ठौर ठिकाना न होना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।